चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, पिछली वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। उसमें हमने आपको न्यूमेरिकल्स बता दिए थे, जिनमें जो भी था सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। मैंने बहुत ही आराम से आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताए थे। अब हम बात करेंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता। दोस्तों, ये वैद्युतशीलता जो शब्द आया है, इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वैद्युतशीलता क्या होती है। दोस्तों, हमने फार्मूला पढ़ा था। मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया था F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने ये बताया था K जो है वो स्थिर वैद्युतीय नियतांक मैंने आपको बताया था। इसे क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया था मैंने आपको स्थिर वैद्युतीय नियतांक, स्थिर वैद्युतीय नियतांक। ठीक है, ये स्थिर वैद्युतीय नियतांक बताया था मैंने आपको, और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, जो कि होती है 9 इंटू 10⁹ ये वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी। आई होप कि आपको याद होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो के होता है इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0। ये भी मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों, ये जो ε0 शब्द आया है, यही क्या था? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, यही होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब आई होप दोस्तों ये चीज़ आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी कि वैद्युतशीलता क्या होती है। अब ये तो मैंने बता रखा है। अब हम पढ़ने वाले हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो चलिए आ जाइए अपने कॉन्सेप्ट पे वापस। आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब दो समान आवेशों को, मतलब समान आवेश, जैसे ये Q1 हो गया आपका, ये Q2 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस Q1 आवेश को तो वायु में ही रहने दिया। इसको कहाँ रहने दिया? वायु में ही रहने दिया। और ये जो Q2 आवेश है, इसको मैंने A to Z कोई भी माध्यम में उठा के रख दिया। मान लीजिए जल में रख दिया, कांच में रख दिया, किसी भी अन्य माध्यम में उठा के रख दिया। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जब दो समान आवेशों को अलग अलग माध्यम में रखा जाए तो क्या होता है? दोस्तों, उनके मध्य जो बल होता है, बल का जो अनुपात होता है, तो वो देखिए किस प्रकार से होता है। वही कहलाता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या होता है? माध्यम में अनुपात। ठीक है, तो जब दो समान आवेशों को, ध्यान से सुनिएगा, जब दो समान आवेशों को अलग अलग माध्यम में रखा जाए तो क्या होता है? माध्यम में बल, यानी कि माध्यम में जो आपका आवेश है उनका माध्यम में लगने वाला बल तथा वायु में लगने वाले बल का जो अनुपात होता है, वही क्या कहलाता है आपका? वही कहलाता है आपकी आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हम इसे किस प्रकार से कह सकते हैं? देखिए, आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है? आप क्या बोलते हैं? माध्यम की वैद्युतशीलता का अनुपात ले लीजिए और निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी निर्वात या वायु दोनों बराबर हो, कोई बात मतलब नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। तो निर्वात की वैद्युतशीलता और आपेक्षिक वो जो निर्वात की वैद्युतशीलता हो गई आपकी ये, और माध्यम की वैद्युतशीलता, इनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? परावैद्युतांक कहलाता है। यही परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, और यही बल के लिए भी अप्लाई होता है। ये मैंने बल के लिए लिख रखा है, माध्यम में बल तथा वायु में बल का जो अनुपात होता है वही उनकी आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। आप ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये अनुपात एक फार्मूला बन गया आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अब देखिए इसको हमें प्रूव करना है। ये चीज़ हमें लानी है प्रूव करके। हम इसे कैसे लाएंगे? ये तीन चीज़ें होती हैं। जो ER है ये आपका परावैद्युतांक है। क्या है ये? परावैद्युतांक है ये। ठीक है, परावैद्युतांक है ये आपका परावैद्युतांक है। ये जो अनुपात मैंने बताया था, ठीक है, ये माध्यम का है और ये निर्वात का है। इन दोनों का अनुपात आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसी यही जो होता है, इसमें बल होता है। ये बल यहाँ पे क्या होगा? जो ये माध्यम है तो यहाँ पे ये क्या होता है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि वायु में बराबर होगा माध्यम और यहाँ पे F माध्यम होगा निर्वात के लिए। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। चलिए, इतनी बात समझ गए। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वायु के लिए जरा ध्यान से बताओ, वायु या निर्वात के लिए दो आवेश रखे हों तो उनके लिए हम कौन सा नियम लगाते हैं? जल्दी से सोचो, दिमाग में सोचो। सोच लिया, वो होता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम यहाँ पे लगा दो। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लो। अब इसके बाद जल के लिए
भैया कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे केवल हमने क्या कर दिया है, माध्यम बदल दिया है। तो आप क्या करेंगे, ये जो अपसालन नाट है यानी निर्वात की वैद्युतशीलता है, हमें माध्यम की वैद्युतशीलता लेनी है, बस इतना ही चेंज करना है। तो जो बल होगा वो FM यानी कि माध्यम में बल हो जाएगा, बराबर क्या होगा 1/4 पाई अपसालन M। अपसालन M का मतलब है माध्यम की वैद्युतशीलता, इसका मतलब है माध्यम की वैद्युतशीलता। और Q1 Q2/r², ये SI। अब ये दोनों समीकरणें बन गई। अब क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दो, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, यानी कि ऊपर वाली को नीचे वाली से, इससे यानी कि इसको, इस वाली समीकरण को इससे भाग कर दो और कुछ नहीं करना है। अब भाग करोगे तो क्या होगा, 1/4 पाई 1/4 पाई कट जाएगा, यहाँ पे Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², ये भी आपस में कट जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, बचा 1/ε0/1/ε M, यही तो बचा है। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है, ये इतना ही बचा हमारे पास। और ये एफ मतलब वायु में बल और क्या बोलते हैं माध्यम में बल, ये बराबर इतना बचा हमारे पास। चलो अब इस साइन का मतलब होता है कि इससे आगे हमने यहाँ सॉल्व किया है। तो एफ वायु बटे एफ माध्यम, यानी कि वायु में बल और बटे माध्यम में बल जो होगा, ये देखिए 1/ε0 है। अगर इसको मैं पलट के लिखूँ तो अपसालन M इंटू 1/1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अपसालन M/ε0। तो देखिए यही बिल्कुल जो संबंध हमने यहाँ पे पढ़ा था सिंपल, वही हमारा प्रूव हो गया है। ध्यान से देखिएगा, वही संबंध हमारा प्रूव हो गया है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे 1/ε0 है, तो ये इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पलटूंगा ही तो, जब मैं इधर गुणा में ले जाऊंगा तो ये इसको पलट के ही तो लिखूंगा। तो वही मैंने किया, इसको मैंने पलट के लिख दिया। तो ये अब इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी। तो जैसे ही हमने इसकी गुणा करी तो हमें क्या मिला, एफ माध्यम में, देखिए फिर ये आपको ये पूरा मिल गया कॉन्सेप्ट। इतना ही होता है, इतना ही होता है, यही प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था, बस इतनी बात। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये ER क्या चीज़ है, ER तो दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया कि ER जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अब इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है और कम से कम 4 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे करके करेंगे, तो सबसे पहले पढ़िएगा जरा इसको, क्या कह रहा है, 2 धातु के गोले हैं, 2 धातु के गोले जो कि वायु में रखे हुए हैं। अब इमेजिन करो, सवाल में घुस जाया करो पूरा, जब सवाल को किया करो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल तो उनमें घुस जाया करो पूरा बिल्कुल। क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़ो। धातु है, कोई धातु के 2 गोले हैं जिनको हमने उठा के वायु में रख दिया है। अब मन में 2 गोले इमेजिन करो, उनके धातु में रख दो, मतलब उसमें रख दो आप वायु में उठा के, धातु के कोई भी 2 गोले इमेजिन कर लो और उनको वायु में रख दो उठा के। अब जरा एक बात बताओ, जब 2 गोले हैं तो उन पे कोई ना कोई आवेश भी होगा, तो आवेश क्या है उन पे, भैया समान आवेश है। अब समान आवेश के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, Q1 बराबर Q2 होगा। अब ये कितना दे रखा है आपको, 10⁻⁻6 कूलाम दे रखा है, बस कोई दिक्कत नहीं है, दे रखा है, बस इतना लिख लो। और दोनों की मध्य दूरी क्या है, दोनों की मध्य दूरी है, अभी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना के दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट देखिएगा भैया। मैंने बोला कोई 2 गोले हैं हमारे पास, क्या है 2 गोले, ये दोनों गोले कहाँ पे हैं अभी बताएंगे। इन पर एक पे क्या है Q1 आवेश है, एक पे Q2 आवेश है, एक पे Q1 आवेश है, एक पे Q2 आवेश है, और ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई R, ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई R। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लगने वाला बल अभी हम बताएंगे क्या निकलेगा, वही हमें ज्ञात करना है। अभी देखिए जरा ध्यान से पूरा पढ़िएगा, पहले इतने सवालों को समझ लीजिएगा। अब ये Q1 बराबर Q2 है जो कि हमें दे रखा है 10⁻⁻6, और ये R बराबर 3 मीटर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे 3 मीटर, अब हमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 3 सेंटीमीटर होता तो अब हम क्या करते, 3 × 10⁻2 मीटर कर 10⁻⁻2 मीटर करते, बट अभी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब इतना कर लिया, अब इतना करते ही हम समझ गए, लेकिन अभी हमें एक बात समझ में नहीं आई कि ये दोनों गोले हैं कहाँ। तो दोस्तों ये दोनों गोले आपके वायु में हैं, क्योंकि आपका सवाल कह रहा है कि दोनों गोले कहाँ हैं, आपके वायु में रखे हुए हैं। अब दोनों गोले वायु में रखे हुए हैं, कोई बात नहीं भैया, अप्लाई कर दो। अब जरा देखो कि हमसे करवा क्या क्या रहा है सवाल में। ये तो पूरा सवाल हो गया, एक सवाल हमने पढ़ लिया पूरा। अब इसमें पूछ क्या क्या रहा है, सबसे पहले पूछा स्थिर वैद्युतीय बल वायु में, यानी स्थिर वैद्युतीय बल हमें ज्ञात करना है कहाँ, वायु में, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है हमारा, दोनों गोलों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात करना है माध्यम में। माध्यम क्या है आपका, जल माध्यम है, ठीक है। कोई बात नहीं है, पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है।
सबसे पहले हमें परावैद्युतांक दे रखा है 80, गिवन डैट करके लिख रखा है मैंने। परावैद्युतांक ER की वैल्यू दे रखी है 80, ठीक है। और Q1 बराबर Q2 है जो कि आपका 10 की घात 6 कूलाम -6 कूलाम है। R आपको 3 मीटर दे रखा है। बस यही 4 चीज़ों की जरूरत है, उसके बाद तो हम निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन, क्योंकि हमें पहली बात लिखनी है, स्थिर वैद्युतीय बल F वायु में, यानी कि वायु में हमें क्या निकालना है, स्थिर वैद्युतीय बल निकालना है। तो स्थिर वैद्युतीय बल के लिए वायु में 2 आवेश हैं, समान आवेश हैं Q1 Q2, उनके मध्य लगने वाले बल के लिए स्थिर वैद्युतीय बल देख के आप चौंक क्यों रहे हो? आप बल के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो। K बराबर, देखिए F बराबर K, K क्या है, स्थिर वैद्युतीय नियतांक ही तो होता है, वही सिंपल। अब समझ गए होगे, अब तो आ गया समझ में। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने लिख रखा है तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। अब K की वैल्यू आपको पता होगी भैया 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू भैया याद रखनी होगी, ये याद नहीं है तो बात गलत है, ठीक है। इतनी वैल्यू, अब ये सिंपल यहाँ पे रख दो, Q1 Q2 की 2 बार रख दो, 10 की घात -6, 10 की घात -6। अब ये 3 × 3, अब ये बताओ 3 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, ये पूरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 9 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। अब 9 में से 12 घटा हुए, और भैया माइनस का 12 बड़ा होगा तो ये क्या आएगा, -3 आएगा, नहीं आएगा। तो 1 × 10⁻³ न्यूटन जो होगा, 1 × ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा बल। कौन सा बल, स्थिर वैद्युतीय बल हो जाएगा ये आपका। चलिए ये आधा सॉल्व हो गया यहाँ पे, यानी कि पहला जो हमसे पूछा था स्थिर वैद्युतीय बल। अब देखिए कितनी छोटी सी जगह में, मात्र इतने से में आपका सवाल सॉल्व हो गया। अभी देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, दोनों गोलों के मध्य, क्या कह रहा है, दोनों गोलों के मध्य कार्यरत बल जल में। अब माध्यम में निकालना है। अब माध्यम वाला ध्यान से देख लो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अगर टफ है तो वो यही है। कैसे है, सबसे पहले देखिए, गोलों के मध्य माध्यम में जल में, ठीक है। माध्यम क्या है हमारा, जल है, जल में कार्यरत बल। अब देखिए परावैद्युतांक नियम लगेगा इसमें। परावैद्युतांक नियम मैंने आपको बताया था, EM अपॉन, मतलब εm अपॉन εr बराबर ER, और बराबर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F अपॉन FM, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, ये मैंने नीचे फॉर्मूला इसका लिख भी रखा है, लेकिन आपको जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान से, बिल्कुल सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करना है। ये रूल अप्लाई करना है, ये इतनी चीज़ें भूल जाओ, इतनी चीज़ें यहाँ पे इतना अगर समझ लिए हो, परावैद्युतांक नियम ये होता है, तो इसको ज़रा ध्यान से रखने का, इतना लिखना है, और इतना छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतने से कोई मतलब नहीं है आपको, इतने से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ जरा इधर नीचे आ जाओ। परावैद्युतांक नियम क्या कहता है कि यानी कि वायु में बल, ठीक है, बटे माध्यम में बल बराबर होगा किसके, εm और अपॉन ε0 बराबर ER। यानी कि या तो आप इसको परावैद्युतांक कह लीजिए, या इसको आप εm अपॉन ε0 कह लीजिए, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू तो दे नहीं रखी है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि परावैद्युतांक का मान हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे F, ये लिखेंगे, ये इतना लिखेंगे, यानी कि वायु में बल और बटे माध्यम में बल बराबर 80 क्या है हमारी, ER यानी परावैद्युतांक की वैल्यू है, मैंने या करके लिख भी रखा है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर निकालना है हमें माध्यम में बल। तो अब देखो एक बात बताओ, ये माध्यम है, ठीक है, माध्यम में बल निकालना है हमें। तो ये माध्यम अगर हम क्या करें, माध्यम को अगर हम उठा के क्या उधर ले जाएं, ठीक है, इधर ले जाएं, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये 80 इसके बटे में लाना होगा। तो ये बल वायु में जो बल आया था हमारा निकल के, ये देखिए, ये यहाँ पे जो बल आया था, इसके बटे में आ जाएगा ना परावैद्युतांक। तो देखिए जैसे कि आ चुका है हमारा, ये क्या किया हमने, F माध्यम बटे F वायु अपॉन ER, यही तो होगा, यही संबंध बनेगा। ये संबंध बना तो इसमें हमने क्या किया, फिर उसके बाद में F माध्यम और 1 × 10 की घात 3 और बटे 80 से हमने क्या किया, ये बताओ, ये 10 की पावर -2 है। अगर मैं क्या करूं, मुझे एक जीरो बढ़ाना है, एक यहाँ पे 10 करना है, तो मैं क्या करूं, इसमें से एक अगर मैं घटा दूं, एक 10 अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें किसी भी प्रकार से, तो कैसा रहेगा, ये जीरो है, ये जीरो। अगर मैं इसमें क्या करूं, इसमें अगर मुझे पॉइंट लगाना होगा तो मुझे ऊपर जीरो बढ़ाना होगा, नहीं होगा, बताओ। तो मैंने ये वही किया, सिंपल, मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगा दिया तो ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब 8.0 लिखूं या 8 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैंने किया, यहाँ से पॉइंट के बाद का
जो जीरो था उसे खत्म कर दिया और 10 से 8 को काटा तो 1.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन का जो हमारा बल है वो आ चुका है। ये आ गया माध्यम में बल दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द नए नए कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हमारा चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।